वेरी गुड इवनिंग। पहले मुझे चिंता हो रही थी थोड़ी सी कि आप लोग हर शनिवार की शाम को सैटरडे इवनिंग को आपने ये रिज़र्व कर रखा है कि हम एंटरटेनमेंट और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज और इस तरह के कई करिकुलम में हिस्सा लेंगे। तो मतलब मेन एजेंडा एंटरटेनमेंट ही रहा होगा, है ना। और उसके बाद जब सामने देखा कि ये सब कौन आ गए खलल डालने के लिए हमारे एंटरटेनमेंट में, लगा किसी को, शुरुआत में किसी को लगा ही होगा ना भाई आज का क्या पता बेड़ा गर्क हो गया। लगा किसी को, हाथ खड़े करके बताना तो यार मैं तो होता तुम्हारी जगह तो शुरुआत में तो लगता, बाद में चलो जो भी ओपिनियन चेंज होता है। सच बोलो, सच बोलोगे तो फिर हाँ। और किस को लगा? जब ये लगा कि यार क्योंकि वेट करते हैं ना, पूरा वीक वेट करते होंगे इस वक्त का। अच्छा, कौन कौन वेट करता है सैटरडे इवनिंग का? अच्छा, आप लोग नहीं करते वेट? करते हैं ना। तो जब आपने देखा कि ये सब कौन एक एक करके एंट्री मारे जा रहे हैं, तो उस वक्त तो नहीं लगा होगा कि हीरो आ रहा है, कोई विलेन नहीं लगा होगा, है ना। तो मुझे ये चिंता थी शुरू में कि आप लोगों को इस मेमोरी के साथ इस हॉल से बाहर ना भेजा जाए कि आपको लगे कि आज जो है चौपट कर दिया आज की शाम का। जहाँ से भी आए हो भाई, सुपौल से आए हो, बेगूसराय से आए हो, गुजरात से आए हो, हमारा किशनगंज क्यों खराब कर दिया आपने, है ना। लेकिन जब आपको मैंने सुना, भले एंटरटेनमेंट के नाम पे कर रहे हो आप, लेकिन वो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, वो वही काम है जो हम लोग कर रहे हैं। और आपके सर और आप इन लोगों के गाइडेंस में आप एंटरटेनमेंट, पता नहीं क्यों कह रहे इसको एंटरटेनमेंट, ये रियल चेंज यहीं से शुरू होता है जो आप इस कमरे में हर शनिवार की शाम को कर रहे थे। कम से कम आज तो मैंने देखा। अब हबीब जालिब का गज़ल जो आपने उनकी जो गज़ल सुनाई, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि जो लोग पब्लिक एक्टिविज़म में भी होंगे, वो जब जाके एक्टिविज़म में होते हैं तब जाके पहली बार हबीब जालिब का नाम सुनते हैं। आप अभी स्कूल में 10th में, 9th में, 10th में, और आप दस्तूर इतनी खूबसूरत आवाज़ में इतने अच्छे से आपने सुना। मुझे पता नहीं कितने हमारे आंदोलन में कई साथियों को, ये सब गवाह है, कितनों ने पहली बार जो है मेरे फोर्स करने पे सुना है हम देखेंगे, और हबीब जालिब की और भी गज़लें हैं तो हम देखेंगे। तो खैर फैज़ साहब, तो आप लोग इस कमरे में सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं कर रहे हैं, आप लोग इस कमरे में इस देश को जो दिशा देने का काम, उसका बीज बोया जा रहा है। इसका बहुत बड़ा काम है। मैं बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि आज यहाँ आने का मौका मिला, सौभाग्य मिला आप लोगों से बात करने। एक बात तो ये देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं वो आप पता कर लेंगे। आप लोग टेक सेवी लोग हैं, खुद ब खुद रिसर्च कर लेंगे। आपको अनुपम पसंद आएगा, दोस्ती हो जाएगी अनुपम से, तो अनुपम का तो पूरा कच्चा चिट्ठा निकाल लेंगे आप लोग। मुझे पता है हम लोग भले जो थोड़े उम्र दराज हो गए हैं वो इतने स्मार्ट ना हो, ये लोग ज़्यादा स्मार्ट हो गए। तो ये ट्विटर, फेसबुक, गूगल, यूट्यूब पता नहीं कहाँ से निकाल लेंगे कि ये क्या क्या करते हैं। इसीलिए मैं उस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा, वो आप कर लीजिएगा रिसर्च, ठीक है। अब आदित्य तो नॉस्टैल्जिक हो गया आप लोगों को देख के, उसके अंदर का स्टूडेंट निकल आया, और प्रशांत भी नॉस्टैल्जिक हो गया, उनके अंदर का टीचर निकल आया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे अंदर का क्या निकले। मतलब मुझे वो रूटीन बातें जो दिन भर करते आए हैं हम लोग यात्रा में, वो बात मैं इस वक्त आपसे करना नहीं चाहता। वो करूँगा तो सही में फिर विलन वाला मामला हो जाएगा। और जो करना चाहिए वो आप ऑलरेडी कर रहे हैं। मतलब मेरे पास कुछ ज़्यादा कुछ कहने को है नहीं। आपके टीचर्स और आपके जो सर हैं वो लोग आपको इतनी सही दिशा में ले जा रहे हैं। बहुत कम स्कूल होंगे, बहुत कम ऐसे जगह होंगे जहाँ पे कि 9th, 10th, 7th, 8th, 6th, 5th के स्टूडेंट्स के साथ इस क्वालिटी की बातचीत, इतना क्वालिटी टाइम स्पेंड किया जा रहा है। जो खुद को बहुत दावा करते हैं ना कि हम बड़े तोप स्कूल हैं, हम ऐसे हम वैसे हैं, पता नहीं कितनी कितनी फीस रखते हैं दिल्ली से लेके बम्बई तक, उन स्कूलों में भी ये सब काम नहीं होता है।
शायद अभी हो सकता है कि इंसान जब किसी प्रक्रिया में होता है, किसी प्रोसेस में होता है, तो उसको वो रूटीन लगने लग जाता है। आपके लिए सैटरडे इवनिंग एक रूटीन प्रोसेस है। ये मैं एक अलग नज़रिए से देख रहा हूँ। जैसे कि अभी सर ने कहा ना कि चेंज नौजवान लाते हैं, युवा लाते हैं, यूथ लाता है। यूथ कैसे लाता है चेंज? क्योंकि यूथ को किसी सिस्टम में जो कुछ अलग हो रहा है वो दिखता है। जो यूथ नहीं है वो यूज्ड टू हो जाता है, अभ्यस्त हो जाता है, उसको नॉर्मल लगने लग जाता है। जो यूथ है उसको, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस कमरे की बात हम करते हैं, ठीक है ना, तो जो इस कमरे में 3 घंटे से बैठा हुआ होगा उसको सब चीज़ नॉर्मल लग रहा होगा कि पोडियम यहीं होना चाहिए, ये चेयर यहीं होना चाहिए, उनको वहीं बैठना चाहिए। ये हमारे माइंड ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, आत्मसात कर लिया, मान लिया, और वो नॉर्मल बन गया। उसको हम क्वेश्चन नहीं करेंगे। हो सकता है कि अभी कोई एंटर करे इस क्लासरूम में और उसको ये खटक सकता है कि नहीं, वो जो 2 सर वहाँ बैठे हुए हैं वो यहाँ बैठ सकते हैं, मान लो उनको ऐसा लग सकता है। तो किसको लगेगा? जो बाद में आकर इस सिस्टम को देख रहा है। तो जो नौजवान है वो यही करते हैं, इस सिस्टम को, इस मुल्क को, इस लोकतंत्र को, जमहूरियत को, इस डेमोक्रेसी को, जो कई लोगों के लिए रूटीन हो जाता है, लोग मान लेते हैं कि यार ऐसे ही होता है, समझ रहे हो ना, ऐसे ही चलता है। कई बड़े बुजुर्ग हमको कहते हैं ना कि यार तुमको समझ नहीं आती है, मतलब 2-4 साल में होश आ जाएगा, अभी ज़्यादा क्रांतिकारी बन रहे हो, होता यही है, थक जाओगे तब समझ में आएगा। लेकिन जो यूथ होता है, जो यंग होता है, वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता। वो कहता है कि नहीं, मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है जहाँ पे सुधार की गुंजाइश है, कुछ ऐसा है जहाँ पे कि पोटेंशियल फॉर चेंज है। और सिर्फ उसको सुधार की गुंजाइश दिखती नहीं है, वो उसके लिए कोशिश भी करता है। तो जिसको दिखता है कि कहीं पे कुछ खामी, कहीं कुछ है जो बेहतर हो सकता है, और जब उसको बेहतर करने की कोशिश करता है तो वो चेंज मेकर होता है। आप लोगों को वो चेंज मेकर बनना है, और आप वो तब देख पाएंगे, वो काम तब कर पाएंगे जब आपको सबसे पहले कहाँ पे सुधार की गुंजाइश है वो दिखना चाहिए। अगर आपको भी सब कुछ अच्छा लग रहा है, जैसा कि इस देश में इस वक्त बताया जाता है, जो लोग टीवी अखबार देखते होंगे दिन रात, उनको बताया जाता है कि अमृतकाल चल रहा है ना? सुना है आपने ये सब बात? टीवी पे सुना है कभी? ये सुना होगा, बताइए हाँ या ना, दबाव में हाँ ना बोलिए, तो हो सकता है नहीं भी सुना होगा। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि अमृतकाल चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, जिनको कुछ और दिख रहा है। हमको तो बेहद चिंताजनक स्थिति दिखती है। हमें दिखता है कि लोगों के पास, स्टूडेंट्स को एजुकेशन के, शिक्षा के अवसर नहीं मिल रहे हैं। आप लोगों को तो बहुत अच्छा अवसर मिल रहा है। बहुत बड़ी तादाद में ऐसे नौजवान हैं, ऐसे छात्र हैं जिनको ये मौका नहीं मिल रहा है, जो असल में सरकार की जिम्मेदारी है। जो सर जो काम कर रही है, सब काम तो सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार नहीं कर रही है, इन जैसे हम जैसे लोगों को करना पड़ता है। लोगों को नौकरी रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं। गरीबी बढ़ रही है देश में, इतनी गरीबी बढ़ रही है कि अभी हाल में देश ने किसको पछाड़ा है गरीबी में, पता है आपको? नाइजीरिया। लेकिन उसके बावजूद बताया जा रहा है कि सब कुछ बहुत बढ़िया है। अब सब कुछ बहुत बढ़िया है जैसा मामला ये हुआ कि जैसे आप लोग, आपके घर, कई बार होता है ना, बारिश बहुत ज़्यादा हो जाए तो घर के सामने कीचड़, जल जमाव हो जाए, वाटर लॉगिंग हो जाए, ये हुआ है ना, हम सब के घर के सामने हो जाता है ना कई बार। तो उसको भी देखने का 2 नज़रिया है। आप ये मान सकते हैं कि यार ये तो बड़ी समस्या है, बहुत गंभीर, कैसे निकलेंगे घर से हम, कोई हमारे घर आएगा तो फिर उसको कैसे हम एंट्री करवाएंगे। तो आपको अगर उसमें प्रॉब्लम दिख रही होगी तो आप उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे ना। आप कोशिश करेंगे कि नहीं, यहाँ से वाटर लॉगिंग क्लियर हो जाए। और दूसरा ऑप्शन है कि आप उसका नाम डल झील रख दीजिए, है ना, कहिए कि बड़ा सुंदर है, कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत बढ़िया है, ये तो कश्मीर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे घर के सामने डल झील है। 2 तरीके हैं ना। यही हो रहा है देश में, बेड़ा गर्क हो रहा है देश में, स्थिति खराब है,
सरकार से सवाल पूछने वाले लोगों को जेल में कैद किया जा रहा है। मुझे जेल में डाला गया। हमारे यहाँ पे कई साथी हैं, कितने, तीन और अर्जुन, प्रशांत, आकाश, हम सबको तिहाड़ जेल में डाल दिया गया। आपको लगता है कि हम लोग तिहाड़ जेल में डाले जाने लायक लोग हैं? नहीं ना लगता है। प्रशांत की बात भी आपने सुनी सकती, लेकिन क्यों डाला गया? क्योंकि हम सच कहते हैं। जो आपके सर कह रहे हैं कि हक बात कहने की ज़रूरत है, हम वो करते हैं और डरते नहीं हैं। इस बात से दिक्कत होती है उनको जिनके सामने हम सच कहते हैं कि भैया डरता क्यों नहीं। जो जालिम होता है, जिसको जुल्म करना होता है, उसको इस बात से ही दिक्कत होती है कि मुझे जिस पर जुल्म करना है उसको मुझसे डर क्यों नहीं। डरने लग जाओ तो फिर सब कुछ ठीक होगा। हमें डर नहीं लगता तो हमें डराने की कोशिश हुई। तो डराने की कोशिश कैसे होती है? केस मुकदमे डाल दिए जाते हैं, जेल में डाल दिया जाता है, हमको भी डाल दिया जाता है। तो अगर हम सबको, आपको, इस मुल्क के बेहतर नागरिक के तौर पर, इस देश के बेहतर फ्यूचर में, बेहतर भविष्य में अपना कंट्रीब्यूशन देना है, और जिसके जरिए हम सबका बेहतर फ्यूचर है, हर व्यक्ति का जो बेहतर भविष्य है वही मिलजुल के देश का भविष्य बनता है। देश का भविष्य क्या होता है? ये जो कई बार होती है, देखिए आप टीवी पे न्यूज़ में देखते होंगे, पॉलिटिक्स होती है राष्ट्र के नाम पे, देश के नाम पे। वो क्या है? देश का भविष्य क्या है? कि देश का, इंडिया का मैप बना के अपनी जेब में रखे रहे हम संभाल के, कि इसको गीला नहीं होने देना है, इससे देश बचा रहेगा। ऐसा होता है? बताइए, हंसी आ रही ना सुन के। ऐसा कोई कहे कि नहीं मुझे देश की बहुत चिंता है, मैं जी देखो ये इंडिया का मैप है, मैं तो इसको कहीं गीला नहीं होने दूंगा, कहीं गिरने भी नहीं दूंगा, इससे देश बचा रहेगा क्या? जोर से नहीं, ये लोग सुन रहे हैं, मुझे पता है ये लोग सुन रहे हैं, बहुत डूब के सुन रहे हैं, अच्छी बात है। और सिर्फ जोर से नारे लगा देने से क्या देश मजबूत हो जाएगा? किसी दूसरे देश को गाली दे देने से क्या अपना देश मजबूत हो जाएगा? नहीं ना। लेकिन ये सब करने की कोशिश हो रही है ना आजकल। अपना देश बेहतर कैसे होगा? अपना देश बेहतर तब होगा जब हमारे देश में जो हमें लोकतंत्र मिली है उसको हम मजबूत करें। जो अभी आपको प्रशांत जी ने जो बात कही कि पहले जब मोनार्क होते, जो राजतंत्र होता था, उसमें सारे अधिकार, पूरी सत्ता, पूरी ताकत राजा के हाथ में होती थी। लोकतंत्र में ताकत लोगों के हाथ में होती है, लेकिन वो छीनी जा रही है। हमको उस ताकत को वापस लोगों के हाथ में देना है। जब ये होगा तो देश का बेहतर भविष्य होगा। देश का बेहतर भविष्य कैसे होगा? जब आपका बेहतर भविष्य होगा। ये जो बैठे बैठे सो गया है छोटा सा प्यारा सा बच्चा, हाँ उठ भी गया आपको, इसका जब बेहतर भविष्य होगा तो देश का बेहतर भविष्य होगा। जब मान लो कि हमारा, तुम्हारा, हम सब का अगर फ्यूचर ब्राइट नहीं है तो हम ही लोगों का कलेक्टिव फ्यूचर देश का फ्यूचर होता है ना, कुछ अलग तो नहीं होता। तो फिर देश का फ्यूचर कैसे ब्राइट हो सकता है जब हमारा फ्यूचर ब्राइट नहीं? हम लोग इसी के लिए लड़ रहे हैं कि आपका बेहतर भविष्य बने, इस देश के नौजवानों को नौकरी रोजगार मिले, उनको उद्योग करने का मौका हो तो उद्योग करने को मिले, भ्रष्टाचार न हो, कोई उनको परेशान न करे, कोई तंग न करे, कोई उनके साथ अन्याय न करे। ये कोशिश हम कर रहे हैं, और इस कोशिश में जो लोग लगातार लगे हुए वो कैसे लोग होंगे? और मैं इसी नोट पर अपनी बातचीत को समाप्त करूँगा आपके साथ कि देखिए 3 गुण, 3 क्वालिटीज़, ठीक है? कौन कौन नहीं सुन रहा है हाथ खड़े करके बताए। ठीक है, सब सुन रहे हैं। तो 3 क्वालिटीज अगर हमको सही में आने वाले समय में अपनी भूमिका, अपना कंट्रीब्यूशन अपने समाज को बेहतर बनाने में, अपने समाज को सशक्त बनाने में लगाना है, तो हमको कैसा बनना पड़ेगा उसकी भी तो एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना। मेरा मानना है कि पहली बात तो समझदार होना पड़ेगा हमसे, और समझदार होने की जो पहली शर्त है वो तो आपके यहाँ स्कूल में ही पूरी होगी, जिसके जरिए आप समझदार होंगे। अब जिनको समझ ही ना आए कि क्या गलत है क्या सही है, वो तो फिर आगे का मामला ही गड़बड़ है। और वही मैंने कहा ना, घर के सामने अगर कीचड़ हो जाए, जल जमाव हो जाए और आप उसका नाम डल झील रख दें, आपको लगने लग जाए कि बड़ा खूबसूरत है, फिर तो क्या ही कहा जाए। समझदारी तो वो है जब आपको दिखे कि नहीं ये तो प्रॉब्लम है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। दूसरी बात, सिर्फ समझदार होना काफ़ी नहीं है। आप समझदार हो जाएंगे
लेकिन ईमानदार नहीं रहेंगे। तो समझदार होना भी मतलब आज के समय में इस वक्त की जिस तरह की सत्ता है, जैसी सरकार है, उनसे आप नहीं लड़ सकते। जो ईमानदार नहीं है वो नहीं लड़ सकते। और हम देखते हैं इस समय देश में बहुत सारे लोग हैं जिनको विरोध करना है इस सरकार का, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर ईमानदारी में कमी थी, जिस कारण से उनको फंसा लिया जाता है। बड़ी बड़ी पार्टियों में भी होता है, वो CBI ED ये सब सुना है आपने ना, ये भेज दिया जाता है, कोई डर के चुप हो जाता है। क्यों? क्योंकि ठीक है लड़ना तो है, लेकिन खुद बेईमानी कर रखी है कुछ ना कुछ। तो आज के समय लड़ने के लिए ईमानदार भी बनना पड़ेगा। और अगर आप समझदार भी हैं, ईमानदार भी हैं, लेकिन डर लगता है, तो होगा काम? बताओ, नहीं होगा ना। कई ऐसे लोग हैं जिनको समझ में आ रहा है कि क्या गलत है क्या सही है, और वो ईमानदार भी हैं, लेकिन उनको डर लगता है कि यार क्या करना, फिजूल के पंगे में क्यों पड़ना, क्या ज़रूरत है कुछ कहने की। देखो इनको जेल में डाल दिया, हमें भी ना जेल में डाल दे कहीं। तो निडर होना पड़ेगा, मतलब समझदार, ईमानदार और निडर। अगर ये 3 गुण हैं आप में, तो उसके बाद इस वक्त इस देश में सबसे ज़्यादा ऐसे ही नौजवानों की ज़रूरत है। हमको अपने आंदोलन में ऐसे ही नौजवानों की ज़रूरत है। आप चाहे 8th 9th 10th में पढ़ते हो, 6th 7th में पढ़ते हो, अगर आप समझदार हैं, ईमानदार हैं, निडर हैं, तो उम्र कोई सीमा नहीं है। उसके बाद आप लोग बदलाव लाएंगे, हम लोग नहीं लाएंगे। आप मोर्चा संभाल लेंगे, आप आगे बढ़ के लड़ेंगे। और लड़ेंगे का मतलब ये नहीं होता है कि किसी की छाती पे चढ़ के 2 मुक्का मार दिए। लड़ेंगे का मतलब समझते हैं ना आप? जब कोई कहता है लड़ेंगे, इसका क्या मतलब होता है? फटाफटी करेंगे, क्या करेंगे? आवाज़ बुलंद करेंगे, अपने उसूलों सिद्धांतों पे करेंगे। इसका मतलब ये नहीं, देखो हमारे मुल्क ने पूरी दुनिया को, मुल्क नहीं, बिहार ने पूरी दुनिया को लड़ना सिखाया। पहले क्या होता था? लड़ाई का मतलब होता था कि जो ज़्यादा बलवान है, ज़्यादा ताकतवर है, वो जो कमज़ोर है उसको दे दिया, वो फ्लैट हो गया, जो जीत गया जो ज़्यादा ताकतवर है। राजे रजवाड़े जब लड़ते थे तो जिसके पास जितनी बड़ी सेनाओं की लड़ाई होती थी। लेकिन जब हमारे देश में आज़ादी का आंदोलन हुआ अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो उस आंदोलन में ये विचार आया कि लड़ेंगे कैसे? अहिंसा से लड़ेंगे, सत्याग्रह करेंगे। ये विचार बिल्कुल नया विचार है। इससे पहले माना जाता था लड़ने का मतलब है कि वो 2 तोप ला रहा है तो तुम भी जाओ 3 तोप ढूंढने के लिए। उसके पास अगर कोई बंदूक है तो तुम्हारे पास भी बंदूक होनी चाहिए, तब ना लड़ेंगे। ऐसे कैसे लड़ेंगे? नहीं तो वो तो बंदूक से मार देगा। लेकिन इस देश के आज़ादी के आंदोलन ने, आप लोगों ने पढ़ा है हिस्ट्री में, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल पढ़ा है ना, इंडिपेंडेंस मूवमेंट या मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें शायद आता होगा ये, है ना। तो उसमें गांधी जी ने जो विचार दिया, जिसको लेकर सिर्फ गांधी जी ने नहीं, कई क्रांतिकारी हुए, एक ने नहीं, एक का नाम हम ज़्यादा फ्रीक्वेंटली लेते हैं, लेकिन सबने ये विचार दिया कि जब आप बहुत ताकतवर सत्ता से लड़ते हैं, जिनके पास खूब सेना, तोप, पुलिस सब चीज़ है, तो आप उनसे ताकत से नहीं लड़ सकते। उनसे लड़ने के लिए विचार चाहिए, उनसे लड़ने के लिए नैतिकता चाहिए, मोरालिटी चाहिए, उनसे लड़ने के लिए आत्मबल चाहिए, इनर कॉन्फिडेंस चाहिए, अंदर से ताकत होनी चाहिए, ये विश्वास होना चाहिए कि हम जो बात कह रहे हैं वो सच है, उस पर पूरा विश्वास और भरोसा होना चाहिए, और जो अचीव करना है, जो टारगेट है, उसको लेकर कंप्लीट डेडिकेशन होना चाहिए। जब ये होगा तो बड़े से बड़े ताकतवर सत्ताओं को हराया जा सकता है। और जब हमारे देश के आज़ादी के आंदोलन में अंग्रेज़ों को हराया, उसको कहा जाता था ना कि द सन नेवर सेट्स ऑन द एम्पायर, ऐसा ही कुछ था। मतलब जो अंग्रेज़ों का जो शासन था, इंग्लैंड में सोचो कहाँ, वर्ल्ड मैप में देखा है ना इंग्लैंड कहाँ है, और इंग्लैंड की साइज़ कितना बड़ा है, वो ब्रिटेन का साइज़, अपने पंजाब इतना बड़ा है ना। लेकिन वो ब्रिटेन के लोग जो है भारत जैसे देश पे, सिर्फ भारत नहीं, आज का जो पाकिस्तान है, जो बांग्लादेश है, जो म्यांमार है, इन सब पे उनकी हुकूमत, दुनिया में और कई देशों में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, सब कई देशों में, अफ्रीका के कई देशों में उस छोटे से देश ने कब्जा कर रखा, इम्पीरियलिज्म। और भारत ने उस लड़ाई को शानदार ढंग से लड़ा, देश आज़ाद हुआ।
लेकिन जो आज़ादी का विचार आया उसने इतने लोगों को मोटिवेट किया, प्रेरित किया कि हमारे देश की आज़ादी के बाद दुनिया में और जितने भी बड़े बड़े बदलाव हुए, बड़े चेंज जितने भी हुए, जैसे अमेरिका में हुआ, ये आप लोग हो सकता है आगे पढ़ोगे, सिविल राइट्स मूवमेंट हुआ। वहाँ पे क्या होता था, रंग भेद, गोरे और काले के बीच में फर्क। वहाँ पे उस तरह का शोषण होता था, हर तरह का होता है ना, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं जाति के नाम पे, कहीं भाषा के नाम पे, कहीं रंग के नाम पे भेदभाव। तो अमेरिका में रंग के नाम पे, जो स्किन कलर है ना, उसके नाम पे रंग भेद होता था, उसके खिलाफ बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उसके बारे में पढ़ा होगा आपने, वो किसको गुरु मानते थे, महात्मा गांधी को। तो अमेरिका का सिविल राइट्स मूवमेंट जो है वो उसी बिहार ने, जिस बिहार ने गांधी को महात्मा बनाया, जहाँ से हमारी ये यात्रा शुरू हुई चंपारण से। फिर साउथ अफ्रीका में जब मूवमेंट हुआ, अपार्थाइड पढ़ा है आपने कभी, 9th 10th में पढ़ा होगा, क्या था अपार्थाइड, रेशियल सेग्रीगेशन था ना। उसके खिलाफ किसने आवाज बुलंद की, नेल्सन मंडेला ने, वेरी गुड। वो जो मूवमेंट हुआ वो भी किस आइडिया से मोटिवेटेड था, इसी आइडिया से, नॉन वायलेंस, सत्याग्रह। ये विचार कहाँ से आया, बिल्कुल बिहार से आया। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, हम लोग जिस ज़मीन पर है, इसी ज़मीन का वो विचार है जिसने पूरी दुनिया को लड़ना सिखाया। आज फिर ज़रूरत है हम सबको लड़ने की, अपने देश को, अपने मुल्क को, अपने समाज को सही दिशा में ले जाने के लिए, बचाने के लिए। और उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी, सबसे बड़ी भूमिका हमेशा जो सबसे नौजवान है उसकी होती है, क्योंकि उसके पास सबसे लंबा जीवन है देखने में, उसका सबसे ज़्यादा स्टेक पर है, दाव पर। समझ रहे हो ना, बात समझ में आ रही है मेरी, क्या ऊपर से जा रहा है, बाउंसर टाइप जा रहा है, या लगने लगा कि यार ये एंटरटेनमेंट का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने, नहीं ना। तो ये बस ख्याल रखना है कि हमको समझदार, ईमानदार और निडर होने की ज़रूरत है। अगर हम अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने मुल्क को, इस दुनिया को, सिर्फ मुल्क को ही नहीं, सिर्फ मुल्क ही क्यों सोचे हम, है ना, हम तो इंसान है ना, हर इंसान के बारे में सोचना चाहिए, पूरी धरती के बारे में। कोई हमारा दुश्मन क्यों, किसी को दुश्मन होने की तो ज़रूरत नहीं है, तो हमें तो सबका सोचना चाहिए। और वो तभी हो सकता है, और मैं इतनी बात इतने तसल्ली से इतना समय लेकर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों में उम्मीद दिखती है। मुझे लगता है कि आप लोगों में से ऐसे लोग निकल सकते हैं जो कल के समय में, ये जो मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, जो सुनने में बड़ी बड़ी बातें लग रही हैं, वो बहुत बड़ी बातें नहीं होंगी आप लोगों के लिए, आप जैसे लोग। तो इसी उम्मीद के साथ अब एक हबीब जालवी का हमने सुन लिया, एक हम लोग कौन सा वो था जब जेल में थे तो वो भी हम लोग सुना लेते हैं। चलो बड़े चलो, हाँ, रुके न जो झुके रहे। हाँ, अब हुआ क्या, आप लोगों को स्टोरी सुना देते हैं, छोटी सी बैकग्राउंड। अब जब जेल में डाल दिया गया तो कुछ तो था नहीं, फ़ोन तो अपने पास था नहीं कि ट्विटर फेसबुक चलता रहे, है ना, कुछ पढ़ते भी रहे। अब और हम लोग सब बैठे हुए, कुछ थोड़ा बहुत याद आ रहा था, एक गाना, रुके न जो झुके न जो, हम वो इनकलाब है, लेकिन बाकी शब्द याद नहीं आ रहे थे। फिर हम लोगों ने उसको इम्प्रोवाइज़ कर दिया अपने तरीके से, जो समझ में आया उसमें अपने तरीके से डाल दिया, और फिर वो हमारा ही गाना बन गया, है ना। तो हम लोग मिलजुल के उसको गुनगुनाएंगे, और फिर इस पे, इस नोट पे अपनी बात, अपने संवाद, इसको मैं स्पीच और भाषण नहीं कहना चाहता हूँ, ये संवाद है, डायलॉग है ना। डायलॉग वो होता है जिसमें आदमी रिसीव करता है कम्युनिकेशन को, सिर्फ सुनता नहीं। आपने रिसीव किया है ना, मेरी बात समझ में आई है ना, वेरी गुड। पता नहीं, कोई बात नहीं, भूल जाएंगे तो फिर वहाँ पे बच्चे माफ़ कर देंगे, और इतना लोड लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, आज तुम मोर्चा संभालो। रुके न जो, रुके न जो, साथ में आप लोग लगाएंगे, ठीक है। रुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, झुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, हम वो इनकलाब हैं। रुक के करना पड़ेगा तब। हम जो लाइन कहेंगे उसको आप रिपीट करिएगा, ठीक है ना, कर लेंगे, कर लेंगे। ये ज्यादा एक मतलब कह के आप बोलिए तब ये कहें। हाँ,
रुके न जो, रुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, डरे न जो, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, डरे न जो। हम वो इनकलाब हैं, हम वो इनकलाब हैं, जुल्म का जवाब है, जुल्म का जवाब है। हर जवान हर किसान का हम ही तो ख्वाब है, हर जवान हर किसान का ही तो ख्वाब है। रुके न जो, रुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, डरे न जो, न जो, झुके न जो, डरे न जो। हम वो इनकलाब हैं, हम वो इनकलाब हैं, जुल्म का जवाब है, जुल्म का जवाब है। हर जवान हर किसान का हम ही तो ख्वाब है। हर जवान हर किसान का ही जो ख्वाब है। लड़ रहे हैं इसलिए कि देश मेरा बढ़ सके, लड़ रहे हैं इसलिए कि देश मेरा बढ़ सके। आदमी का खून कोई आदमी न पी सके, आदमी का खून कोई आदमी न पी सके। शहरों और गांव से, शहरों और गाँव से, अमीर और गरीबों के, अमीर और गरीबों के फर्क को मिटाएंगे, हिंदुस्तान बनाएंगे, फर्क को मिटाएंगे, हिंदुस्तान बनाएंगे। रुके न जो, रुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, डरे न जो, रुके न जो, रुके न जो, डरे न जो, डरे न जो। हम वो इनकलाब हैं, हम वो इनकलाब हैं, जुल्म का जवाब है, जुल्म का जवाब है। हर जवान हर किसान का हम ही तो ख्वाब है। हर जवान हर किसान का ही तो ख्वाब है।